जब हम नाइकी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन आते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल नडाल, मतलब दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, है ना? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो आज हम इसी ब्रांड की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, नाइक एक दिन में कितना कमाती होगी? सोचिए, करीब 1,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, हर दिन। ये नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि आज ये कंपनी कितनी कितनी बड़ी बन चुकी है। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ये पूरी कहानी, ये 1,000 करोड़ की कंपनी एक ऐसे लड़के ने शुरू की जो एक फेल्ड एथलीट था, और वो भी अपनी कार की डिक्की से जूते बेचकर? यही तो इस कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है। आज की जबरदस्त कामयाबी और वो एकदम मामूली सी शुरुआत। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मिलते हैं इसके फाउंडर फिल नाइट से और देखते हैं कि कैसे एक नाकामी से एक बहुत बड़ा सपना पैदा हुआ। तो बात है 1962 की। एक 24 साल का लड़का, फिल नाइट, एक रनर, अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी उसने दौड़ने को दे दी। लेकिन एक दिन आता है जब आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसे समझ आ गया कि वो अच्छा तो है पर महान नहीं बन सकता। वो वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं बन पाएगा। और बड़े भारी मन से उसे ये मानना पड़ा कि उसका एथलेटिक करियर खत्म हो गया है। लेकिन फिल का दिल तो स्पोर्ट्स में ही था, वो इससे दूर नहीं जाना चाहते थे। तभी उन्हें अपने एमबीए का एक रिसर्च पेपर याद आया, एक क्रेजी आइडिया ये था कि जापान के जो जूते हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी हैं और सस्ते भी, और ये जूते अमेरिकी मार्केट में तहलका मचा सकते हैं, जहां उस वक्त सिर्फ जर्मन ब्रांड्स का बोलबाला था। बस यही एक छोटा सा आइडिया उनके पूरे बिजनेस का, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट बन गया। आइडिया तो था, पर अब उसे हकीकत में बदलने की बारी थी, और यहीं से शुरू होती है असली जद्दोजहद। एक अकेले लड़के का जापान का सफर, एक ऐसी पार्टनरशिप जो सब कुछ बदलने वाली थी। हर कदम पर रिस्क था। तो फिल ने अपनी सारी सेविंग्स उठाई और पहुंच गए जापान। वहां वो मिले टाइगर शूज बनाने वाली कंपनी ओनित्सुका से। अब मीटिंग में उनसे पूछा गया, भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है? मजे की बात यह थी कि कंपनी तो थी ही नहीं। तो फिल ने वहीं मौके पर ही एक नाम बना दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। डील तो हो गई, पर जूतों के पहले 12 सैंपल्स आने में पूरा 1 साल लग गया। सोचिए, 1 साल का इंतजार। खैर, जब जूते आए तो वो सीधे अपने पुराने कोच बिल बोअरमैन के पास गए, और कोच ने जूते देखते ही कहा, मैं तुम्हारा 50% पार्टनर बनूंगा। अब ये बिल बोअरमैन कोई मामूली कोच नहीं थे। रनर्स के लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं थे, और उन्हें एक जुनून था जूतों को और बेहतर बनाने का। बोरमैन का जुनून कुछ ऐसा था कि वो जूतों को हल्का बनाने के लिए लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो अपने स्टूडेंट्स के जूते फाड़ देते थे, उनमें बदलाव करते थे, और इन बदलावों का नतीजा एथलीट्स की परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आता था। उन्होंने ही अमेरिकी मार्केट के लिए वो सुपर सक्सेसफुल कॉर्टेज मॉडल डिजाइन किया था, जो सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब यहां एक अजीब सी प्रॉब्लम शुरू हुई। कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो अपनी ही कामयाबी का शिकार हो रही थी। मतलब जितने भी ऑर्डर आते थे वो हर बार डबल या ट्रिपल हो जाते थे। लेकिन जो भी पैसा आता वो सारा का सारा अगले और भी बड़े ऑर्डर को खरीदने में लग जाता। तो हाथ में कैश कभी बचता ही नहीं था। इसे कहते हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम। हालत ये हो गई कि बैंकों ने भी और लोन देने से मना कर दिया, और फिल को बिजनेस चलाने के लिए साइड में एक अकाउंटेंट की नौकरी तक करनी पड़ी। एक तरफ तो ये कैश की प्रॉब्लम थी, और तभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब आपको लगता है कि सब ठीक हो रहा है, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके जापानी पार्टनर ओनित्सुका ने उन्हें धोखा दे दिया, और इस धोखे ने इस नई नवेली कंपनी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से सब कुछ बदल सकता था। ओनित्सुका का अल्टीमेटम सीधा और साफ था, या तो ब्लू रिबन का 51% हिस्सा हमें बेच दो, वरना हम अमेरिका में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेंगे। ये एक सीधा सीधा धोखा था। फिल और बोअरमैन ने जो कुछ भी बनाया था वो सब एक झटके में खत्म होने की कगार पर था। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक मौका लेकर आता है। इस धोखे के बाद फिल ने अपनी टीम से कहा, बहुत हुआ किसी और का ब्रांड बेचना, अब वक्त है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। और बस यही वो पल था जब उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। अब वो अपना ब्रांड बनाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के सबसे जाने पहचाने लोगों और ब्रांड नेम की कहानी की। और मजे की बात यह है कि यह सब लगभग एक इत्तेफाक था। ठीक है, पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। अब सवाल यह था कि अपने नए ब्रांड का नाम क्या रखें, और यह फैसला जल्दी करना था क्योंकि जूते तो बनाने थे।
टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, कुछ नाम आए जैसे फैल्कन, डायमेंशन 6, कुछ अजीब से नाम। लेकिन तभी कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसे रात को सपने में एक नाम आया, नाइकी। ये नाम था जीत की ग्रीक देवी का, और बस ये नाम सबको क्लिक कर गया। फाइनल हो गया नाइकी। और वो आइकॉनिक स्वूश लोगो, वो किसने बनाया? वो एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट ने बनाया था। और उसे इसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? सिर्फ $35। सोचिए, सिर्फ $35 उस लोगो के लिए जो आज अरबों डॉलर की पहचान है। तो नाइकी बन गया, स्विश बन गया, कंपनी चल पड़ी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। टॉप पर पहुंचने के बाद नाइकी को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसने उसे लगभग बाजार से बाहर ही कर दिया था। पर फिर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। ये बात है 1980s के दशक की। एक नया ब्रांड आया, रीबॉक। उनका फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि स्टाइल और फैशन पर था। और यह आइडिया चल गया। 1986 तक रीबॉक अमेरिका की नंबर 1 एथलेटिक शू कंपनी बन चुकी थी। और नाइकी, वो पहली बार अपने ही खेल में हार रही थी। कंपनी भारी नुकसान में थी। अब डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए किसी जादू की जरूरत थी। और वो जादू उन्हें मिला एक उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार में जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। नाइकी ने अपना सारा दांव जॉर्डन पर लगा दिया और लॉन्च किए एयर जॉर्डन शूज। और नतीजा, पहले ही साल $100 मिलियन की सेल्स। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक सफलता थी जिसने नाइकी को रातों रात वापस टॉप पर पहुंचा दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से हम क्या सीखते हैं? ये हमें उस एक फिलॉसफी के बारे में बताती है जिसने एक क्रेजी आइडिया को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। फिल नाइट ने एक बार कहा था, दुनिया को अपना आइडिया क्रेजी कहने दो, बस तुम चलते रहो, रुको मत। और जब तक अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाओ तब तक रुकने के बारे में सोचना भी मत। ये बात हमें सिखाती है कि आइडिया होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस पर बिना रुके काम करते रहना। और शायद यही नाइकी की आत्मा है। यही वो 3 शब्द हैं जो सब कुछ कह देते हैं, जस्ट डू इट।